गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ है। इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें कि जेफ बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 4, 3, 8। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मनीष मल्होत्रा, सत्यपाल, रोहित बाल, मनीष अरोड़ा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यपाल। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7.7%, 3.7%, 5.5, 5.2%, 6.7%। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा 7.7%। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020-2021 के लिए देश की अनुमानित जीडीपी लगभग 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि 2019-20 में देश का जीडीपी 4.2% था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 18,400 करोड़ रुपए, 12,400 करोड़ रुपए, 28,400 करोड़ रुपए और 15,400 करोड़ रुपए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28,400 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर पर तक जा रही है। यह योजना साल 2037 तक के लिए है और यह योजना 28,400 करोड़ रुपए की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। इसका उत्तर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 साल। पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। भारत के साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेमा कोहली के
हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। सो फ्रेंड्स राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिल साई साउंडराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली है। इस समय वह देश के 25वें हाई कोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 5 जून, 9 जनवरी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जयपुरिया के कितने संस्थानों को ऑटोनॉमी की मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 संस्थानों को, 3 संस्थानों को, 4 संस्थानों को, 7 संस्थानों को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे 3 संस्थानों को मान्यता मिली है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से जयपुरिया के 3 संस्थानों जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 2 अन्य कैंपस जयपुरिया नोएडा और जयपुरिया जयपुर को ऑटोनॉमी की मान्यता मिली है, जबकि इससे पहले जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक पुरुष में ऑफिशियल बनने वाली कौन सी महिला बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुई तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक को अंपायर नियुक्त किया गया है, जिसके साथ वे पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। साथ ही पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और PM केयर्स फंड से कितने PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 62 प्लांट्स, 122 प्लांट्स, 162 प्लांट्स, 194 प्लांट्स। राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 162 प्लांट्स। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष से देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 162 PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्लांट्स के लगने से पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा और ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस सरकारी मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शन दिए हुए हैं खेल मंत्रालय, योजना आयोग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, नीति आयोग। और इसका सही विकल्प है उत्तर नंबर सी यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग। पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों में एक बड़ा स्वदेशी अभियान चलाने की परिकल्पना को गति देने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रति वर्ष 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश के तीसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए केरल, गुजरात, बिहार, तेलंगाना। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। भारत का तेलंगाना राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश के तीसरा राज्य बन गया है। इस सुधारों को लागू करने के साथ तेलंगाना राज्य खुले बाजार से उधारी लेने का पात्र बन गया है और अब राज्य इस सुविधा के जरिए 2508 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश अपने यहाँ शहरी निकायों के सुधार लागू कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तीसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन जाएगा 7वीं।
भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है। WTO के निगरानी संबंधी क्रियाकलाप के तहत व्यापार नीति की समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जबकि भारत की आखिरी व्यापार नीति समीक्षा 2015 में हुई थी। WTO के सदस्यों ने अधिक समावेशी और टिकाऊ तरीके से व्यापार एवं आर्थिक नीतियों में सुधार के लिए भारत के कदमों की सराहना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 35वां, 42वां, 63वां, 74वां, और इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 74वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिवस के अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला में खिलौना परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया और जांच परख एवं हॉल मार्किंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों को लिए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।